हम सब एक अजीब सी दौड़ में हैं, ज्यादा दिखने की, ज्यादा जुड़ने की, हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की। ऐसा लगता है जैसे चौबीसों घंटे उपलब्ध रहना ही सफलता की निशानी है। पर हमारे हाथ रॉबर्ट ग्रीन के विचारों पर आधारित एक लेख लगा है, द आर्किटेक्चर ऑफ स्कार्सिटी, और वो कहता है कि इस दौड़ का विजेता वो है जो पीछे हट जाता है। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? पर आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम इस आइडिया की तह तक जाएंगे कि क्यों हमारी लगातार मौजूदगी हमारी कीमत कम कर देती है, और कैसे सोच समझकर बनाई गई दूरी हमारी इज्जत और असर दोनों को बढ़ा सकती है। तो चलिए इस विचार को थोड़ा खोलते हैं। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो क्या लोग आपको सच में महत्व देना बंद कर देते हैं? हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो कहती है हाँ, और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये कोई जटिल मनोविज्ञान नहीं है। ये इंसान के स्वभाव का एक मूल सिद्धांत है। जब कोई भी चीज़, चाहे वो सोना हो या पानी, अगर वो हर जगह आसानी से मिलने लगे तो उसकी कीमत अपने आप गिर जाती है। हम उसे हल्के में लेने लगते हैं। और ये नियम सिर्फ चीज़ों पर नहीं, इंसानों और उनके समय पर भी हूबहू लागू होता है। बहुतायत मतलब अबंडेंस कीमत कम करती है, और कमी स्कैर्सिटी उसे बढ़ा देती है। ये तो वैसी ही बात हुई कि रोज रोज मिलने वाली चीज की कोई कदर नहीं होती। सोर्स में भी कुछ ऐसे ही सीधे सीधे असर बताए गए हैं। जैसे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, आपके समय को मुफ्त का माल समझने लगते हैं, आपकी मौजूदगी वो इतनी आम हो जाती है कि उसका कोई वजन ही नहीं रहता। और सबसे खतरनाक, आपकी अपनी सीमाएं, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज वो पूरी तरह से घुल जाती हैं। हाँ, और उस मनोवैज्ञानिक सिग्नल के बारे में सोचिए जो आप अनजाने में भेज रहे होते हैं। जब आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध हैं, तो आप असल में कह रहे हैं, मेरा अपना कोई ज़रूरी काम नहीं है, मेरा समय तुम्हारे लिए ही है। ये एक तरह से निर्भरता और कम आत्ममूल्य का संकेत है। जबकि शक्ति और प्रभाव का संकेत वो ठीक इसका उल्टा होता है कि आपका समय कीमती है, सीमित है, और उसे सोच समझकर ही खर्च किया जाना चाहिए। और यहीं पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सोर्स एकांत और अकेलेपन के बीच एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बताता है। ज़्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि यह कमज़ोरी की निशानी है। लेकिन यहाँ एकांत को एक हथियार, एक रणनीति की तरह पेश किया गया है। हाँ, और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अकेलापन, लोनलीनेस, वो एक दर्दनाक एहसास है जहाँ इंसान को लगता है कि वो दुनिया से कट गया है। लेकिन एकांत, सॉलिट्यूड, एक सोचा समझा फैसला है, एक रणनीतिक वापसी। इसके फायदे ज़बरदस्त हैं। पहला, आपको बिना किसी बाहरी शोर के सोचने का मौका मिलता है। दूसरा, आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ और संभाल पाते हैं। तीसरा, आप दूसरों के प्रभाव और उनके एजेंडा से दूर हो जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दूसरों से वैलिडेशन लेने की आदत से आज़ाद हो जाते हैं। एक मिनट, मुझे ये बात थोड़ी और समझनी है। एकांत में सोचने से दिमाग तेज कैसे होता है? क्या सोर्स इसका कोई मैकेनिज्म बताता है? क्या ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटने की बात है या कुछ और भी है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटने से कहीं ज़्यादा है। जब आप लगातार लोगों से घिरे रहते हैं तो आपका दिमाग वो एक रिएक्शन मोड में रहता है। इसका जवाब देना है, उसकी बात सुननी है। एकांत में दिमाग प्रतिक्रिया मोड से हटकर चिंतन मोड में चला जाता है। आप चीज़ों को ऊपर से एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देख पाती हैं। आप वो पैटर्न देख पाती हैं जो आप रोजमर्रा के शोर में नहीं देख सकती थीं। इतिहास गवाह है, चाहे वो न्यूटन हो या टेस्ला, बड़े बड़े विचार और खोज वो एकांत में ही पैदा हुई हैं। वो दुनिया से कटे नहीं थे, बल्कि उन्होंने जानबूझकर शोर से दूरी बनाई ताकि वो कुछ बड़ा सोच सकें। और शायद इसी सोच समझकर बनाई गई दूरी से कमी यानी स्कार्सिटी का सिद्धांत पैदा होता है। ताइमूज इसे सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक शक्तियों में से एक बताता है। बिल्कुल। या में तो इसका खूब इस्तेमाल होता है, लिमिटेड टाइम ऑफर या ओनली 2 पीसेस लेफ्ट बोलकर। पर क्या सोर्स ये बताता है कि ये चीज इंसानी रिश्तों में भी इतनी ही ताकतवर कैसे हो जाती है? ये रिश्तों में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं या इंतजार करते हैं तो आपका भावनात्मक निवेश उसमें बढ़ जाता है। जब कोई इंसान हमेशा उपलब्ध नहीं होता तो उससे मिलने वाला समय, उसकी कही हुई बात अपने आप ज्यादा कीमती हो जाती है। आपका दिमाग कहता है ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस पर पूरा ध्यान दो। सोच समझकर बनाई गई कमी सम्मान पैदा करती है। ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया, पर असल जिंदगी में ये मुमकिन है क्या?
आज के दौर में अगर मैं हर ईमेल या मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद कर दूं, तो लोग मुझे अनकोऑपरेटिव या आलसी समझेंगे। इस तनाव को कैसे संभाला जाए? क्या सोर्स इस पर कुछ कहता है? ये बहुत ही मतलब व्यावहारिक सवाल है। सोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। इसका मतलब है प्रतिक्रिया करने के बजाय चुनाव करना। हर मैसेज पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय आप दिन में कुछ समय तय कर सकती हैं जब आप जवाब देंगी। ये आवेग में जवाब देना बंद करने के बारे में है। लगातार अपनी हर बात को सही साबित करने की कोशिश, उसे बंद करने के बारे में है। और इसका नतीजा ये होता है कि जब आप बोलती हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बेवजह नहीं बोलती। आपका मौन भी उतना ही शक्तिशाली हो जाता है जितना आपके शब्द। पर सवाल ये है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? हम क्यों हर समय उपलब्ध रहना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरा डर काम कर रहा है? सोर्स के मुताबिक इसकी जड़ में अक्सर डर ही होता है। सबसे पहला है अस्वीकृति का डर कि अगर हमने नहीं कहा या देर से जवाब दिया तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। दूसरा है भुला दिए जाने का डर। तीसरा रिश्ते खोने का डर। और चौथा जरूरी ना समझे जाने का डर। हमें ये महसूस करना अच्छा लगता है कि हमारी जरूरत है, हमारे बिना काम रुक जाएगा। मुझे लगता है आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये भुला दिए जाने का डर, द फियर ऑफ बीइंग इररिलेवेंट, शायद सबसे बड़ा है। अगर आप एक हफ्ते के लिए ऑनलाइन नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया से ही गायब हो गई। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेकिन सोर्स एक बहुत बड़ी बात कहता है। सच्ची शक्ति कभी भी डर पर नहीं बनाई जा सकती। जब आप दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद कर देते हैं और अपनी कीमत खुद तय करते हैं तो एक अजीब सा बदलाव आता है। आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और लोग इस बदलाव को महसूस करते हैं। वो उस इंसान की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो अपनी खुशी के लिए उन पर निर्भर नहीं है। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? ये स्कार्स बनने की कोशिश कहीं अहंकार या वो प्लेइंग हार्ड टू गेट जैसा ना लगने लगे? एक बहुत पतली सी लाइन है ना इसके बीच। बिल्कुल है। और यहीं पर इरादे का सवाल आता है। अगर आप दूसरों को नीचा दिखाने या उन्हें तड़पाने के लिए दूरी बना रहे हैं तो वो अहंकार है, वो मैनिपुलेशन है। लेकिन अगर आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति की रक्षा के लिए सीमाएं बना रहे हैं तो वो आत्मसम्मान है। लोग उन सीमाओं का सम्मान करते हैं जिन्हें वो तोड़ नहीं सकते। जब आप बिना किसी अपराध बोध के नहीं कहना सीखते हैं तो शुरू में कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन आखिर में वो आपके मानकों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। और सोर्स में एक बड़ी काम की बात लिखी है। हाँ, कि जो लोग आपकी सीमाएं तय करने पर आपकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं, वो कभी आपका सम्मान कर ही नहीं रहे थे। वो सिर्फ आपकी आसान पहुंच का फायदा उठा रहे थे। आपकी सीमाएं एक फिल्टर की तरह काम करती हैं, जो ये साफ कर देती हैं कि कौन वाकई आपके साथ है और कौन सिर्फ आपके वक्त का इस्तेमाल कर रहा था। ये सारी चर्चा अभी तक बाहरी दुनिया पर थी, लोग हमें कैसे देखते हैं, उनके साथ व्यवहार कैसे करें। लेकिन ये सब करने के लिए अंदर भी तो कुछ बदलना होगा। सोर्स में आंतरिक अधिकार या इनर अथॉरिटी की बात की गई है। ये क्या चीज़ है? आंतरिक अधिकार का मतलब है अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना, ये सोचे बिना कि चार लोग क्या कहेंगे। ये वो हिम्मत है जो बाहरी तारीफ या वैलिडेशन पर निर्भर नहीं करती। ये वो मजबूती है जो आपको बताती है कि आप सही रास्ते पर हैं, भले ही कोई ताली ना बजा रहा हो। और ये बनती कैसे है? उसी एकांत से जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जब आप अकेले वक्त बिताते हैं, ईमानदारी से खुद के बारे में सोचते हैं और बाहरी शोर से खुद को अलग करते हैं, तब यह आंतरिक अधिकार मजबूत होता है। और यहीं पर उपलब्धता, अवेलेबिलिटी और उपस्थिति, प्रेजेंस के बीच का वो शानदार फर्क सामने आता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब कोई इंसान मीटिंग में फिजिकली तो हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग 10 जगह और हो, तो वो उपलब्ध है पर उपस्थित नहीं। उसकी मौजूदगी का कोई वजन नहीं है। बिल्कुल सही। उपलब्धता का मतलब है हर जगह थोड़ा थोड़ा होना, एक बिखरी हुई ऊर्जा की तरह। आप 10 पार्टियों में जाते हैं लेकिन किसी से भी ढंग से बात नहीं कर पाते। आप 100 लोगों से ऑनलाइन जुड़े हैं पर गहरा रिश्ता किसी से नहीं। जबकि उपस्थिति यानी प्रेजेंस का मतलब है प्रभावशाली होना। जब आप कहीं मौजूद हों तो पूरी तरह से वहीं हों, आपकी बातों में वजन हो, आपके होने का असर हो। ये लेख कहता है कि लगातार होने वाली 10 उथली बातचीत से कहीं बेहतर है एक गहरी और सार्थक बातचीत। ये गुणवत्ता बना मात्रा का खेल है। तो ये सारी बातें वापसी की कला या आर्ट ऑफ विड्रॉल पर आकर टिक जाती हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई साधु बन जाए और दुनिया से कट जाए। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया से कट जाना नहीं है। इसे चयनात्मक उपस्थिति, सिलेक्टिव प्रेजेंस कह सकते हैं।
मतलब आप चुनते हैं कि कब, कहाँ और किसके साथ अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपना समय और अपनी ऊर्जा लगानी है। आप गायब नहीं होते, आप बस ये तय करते हैं कि आपको कहाँ दिखना है। महत्व देते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या है? ये दर्शन हमें मतलबी या अहंकारी बनना नहीं सिखाता, इसका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है आत्मनियंत्रण और आत्म प्रबंधन। ये शक्ति को फिर से परिभाषित करता है। सच्ची शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद के समय, खुद की भावनाओं और खुद की उपलब्धता को कंट्रोल करने में है। जब आप ये कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की बागडोर वाकई अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये चर्चा एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या अपनी उपलब्धता को सीमित करना स्वार्थ है, या ये सच्ची ताकत और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी निशानी है? और किसी के जीवन में इन दोनों के बीच का सही संतुलन वो कहाँ मिलता है?